नमस्कार दोस्तों। तो कल जो है सो शिक्षक दिवस है, कल टीचर्स डे है। तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ, ढेरों सारी बधाइयाँ कुलमा ग्रुप की तरफ से। तो आपको याद होगा कि हमने एक नौकरी से स्टार्टअप कार्यक्रम स्टार्ट किया है, 15 अगस्त 2024 से स्टार्ट किया है। तो अभी तक करीब 4 स्टार्टअप हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें ना हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्टार्टअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने वीडियो बनाई है ना? तो अभी तक हमने करीब 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिया। पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि नीड ऑफ नौकरी से स्टार्टअप, यानी नौकरी से स्टार्टअप की ज़रूरत क्या है? लोग नौकरी करते तो हैं, लेकिन उनको उस ट्रैप से बाहर क्यों निकलना चाहिए? क्या ज़िंदगी भर नौकरी करनी चाहिए? इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना? दूसरा हमने किया था प्रिंस एफडी शॉप, जिसमें हमारे जो प्रिंस सर हैं, जो मंगल आरब का पूरा कोर्स देखते हैं, तो उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए एक स्टार्ट किया था, एफडी शॉप स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। तो उसमें उनका जो टारगेट है 1,47,000, 1.47 लाख से उसको 10 लाख करने का प्लान है अगले 2 साल में। लगता तो है बहुत बड़ा है, 5 गुना का टारगेट है, लेकिन होता क्या है कि छोटा अमाउंट को 5 गुना करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होता, बड़े अमाउंट को और ज़्यादा गुना करना मुश्किल होता है। तो हमें लगता है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अनुसार से प्रिंस सर इसको 1.47 लाख को 10 लाख रुपीज करेंगे, और इसका उन्होंने चैलेंज भी लिया है। हर दिन आपके यहाँ शॉर्ट वीडियो भी आती होगी, आप देखते भी होंगे। तो उन्होंने एक चैलेंज लिया और बाकायदा पर डे का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पहले हमने 100 दिन का परफॉर्मेंस दिखाने का उसमें प्लान किया हुआ है, तो पहले 100 दिन में कितना उसका अमाउंट बढ़ता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो हमारा वीडियो हमने अपलोड किया था वो अपलोड किया था प्रोसेस ऑफ एनएसएस, यानी नौकरी से स्टार्टअप का क्या प्रोसेस है, आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, किस टाइप का स्टार्ट कर सकते हो, लीगल क्या प्रोसेस हो सकता है ना? इसी तरह से फाइनेंशियल क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो ये हमने इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आधा घंटे का, आधा से 40 मिनट का वीडियो है, 30 to 40 मिनट का वीडियो है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से आप नौकरी के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। एक हमने वीडियो और बनाया था पार्ट 4, जिसमें हमने बात की थी गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग का मतलब कि अगर हमने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का फैसला ले लिया है तो हम गोल को कैसे सेट करें, यानी अगले 1 साल में कैसे बढ़ें, अगले 2 साल में कैसे बढ़ें, अगले 3 साल में कैसे बढ़ें, हमारा एक पूरा लंबा गोल कैसे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल कैसे हमें डिफाइन करना चाहिए। इस वीडियो में पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। आज का जो वीडियो है, आज हम इस पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 के अंदर रोड मैप पे। RODMAP, रोड मैप का मतलब होता है कि हम किस तरह से एक रोड मैप बनाएं। यानी जब आप स्टार्टअप को स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि आप एक जॉब कर रहे हो, जब जॉब कर रहे हो आप, तो आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, उससे आपका घर चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब कोई आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आपका टाइम डिवाइड होगा। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, किस किस चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस स्टार्टअप की जर्नी में, चूंकि हम कोलमा ग्रुप में फाइनेंस सेक्टर को डील ज़्यादा करते हैं, तो हमें उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हम शेयर मार्केट में स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली आज के वीडियो का एक पूरा पार्ट होगा। आज के वीडियो का एक पूरा मेन टॉपिक यही होगा कि हम कैसे स्टार्ट इसको करेंगे, है ना? तो जो हमारा मंत्रा है, एनएसएस का मंत्रा है थिंक ग्रेट, GREAT। जी का मतलब गोल, आर का मतलब रोड मैप, ई का मतलब अर्निंग, ए का मतलब एक्शन, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने जी यानी गोल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर के बारे में, यानी रोड मैप हमारा क्या होगा। तो बराबर हम अपने मंत्रा को ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें कि जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करें तो अपनी जो औकात है, अपनी जो वैल्यू है, आदमी को बराबर अपने सामने रखना चाहिए, अपने मन में, और अपने पेन पेपर पर लिख रखना चाहिए कि हम किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। हम बड़े इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं। अगर मान लो कि आप अगर अंबानी फैमिली से आते हो तो सिंपल सी बात है कि आप लाख 2 लाख का ट्रेड नहीं करोगे, लाख 2 लाख का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं करोगे, आप करोड़ों की बात करोगे। अगर आप एक छोटे गांव से आते हो और आपके पास बैकअप नहीं है तो आप अभी करोड़ों की बात नहीं करोगे, अभी लाख की बात करोगे। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, किस टाइप के लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एक इन्वेस्टर होता है एंजल इन्वेस्टर, जो कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होता है, यानी ये इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास अथाह पैसे होते हैं, है ना? जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, और इनका इन्वेस्टमेंट करने का दायरा, इनका इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं
वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि लेट मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी के शेयर को परचेज कर लेते हैं, यानी वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी के इक्विटी में, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप हो सकता है या कंपनी ऑलरेडी ग्रोइंग है, दोनों हो सकता है। तो दूसरा जो इन्वेस्टर है वो वेंचर कैपिटलिस्ट है। तीसरा जो इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टर। इसका मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई म्यूचुअल फंड, जैसे कोई कंपनी चला रही हो, म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंस में डील करती है, कोई बैंक हो सकती है। तो जो जो इंस्टीट्यूशन है वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो इस टाइप के लोगों को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, है ना। जो नेक्स्ट इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर मतलब कि जो आराम से धीरे धीरे करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी कंट्री के ग्रोथ को फॉलो करते हैं। उस टाइप के इन्वेस्टर को हम बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टर। एंड एक इन्वेस्टर और होते हैं जिसका नाम है पी टू पी लेंडर। पी टू पी लेंडर का मतलब कि जहाँ पे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब मनी का ट्रांजेक्शन होता है तो बीच में बैंक आती है, बीच में गवर्नमेंट का रोल होता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बैंक की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, दो लोग हैं और आपस में पीयर टू मतलब पर्सन टू पर्सन का लेन देन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पी टू पी लेंडर। पी टू पी लेंडर इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। क्या होता है, डिटेलिंग क्या होती है, कभी हम और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जहां पे बैंक का कोई भी रोल नहीं होता है। और एक होता है रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर, जिसमें हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या है, रिटेल इन्वेस्टर है। हमारे पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, एक लिमिटेड पैसे में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लिमिटेड पैसे में ट्रेड करते हैं। तो जो हमारा जो कैटेगरी होता है वो 6 नंबर की कैटेगरी है, रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर। हम लाख से, 2 लाख से, 50 लाख से इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड वो पूरी कैटेगरी होती है, उसको हम रिटेल इन्वेस्टर के दायरे में डालते हैं। तो आज हम डिस्कस यही करने की कोशिश करेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो किस तरह से मार्केट में, अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, एक पर्सन मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो टोटल 10 पॉइंट हमने आज लिया हुआ है। 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे और आपके लाइफ से सरोकार रखते हैं, और इस पे हम लोग आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो इन्वेस्टर हैं वो है रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा अलग ही दुनिया होती है भाई। हमारे पास कोई पैसे कम होते हैं और चीज़ें, सपने बड़े होते हैं। हाँ, पैसे कम है और सपने बड़े हैं तो हमारी दुनिया अलग होती है। तो हम जो स्टार्टअप करेंगे हमें उस हिसाब से ही अपने आप को प्लान करना चाहिए। तो कुलमा ग्रुप ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हमारे 2 किरदार हैं। एक हमारे अलादीन जी हैं जो बराबर बुल, यानी ये बराबर खरीदने की बात करते हैं। इनका कहना ये है कि, अलादीन का कहना ये है कि इंडिया ग्रो कर रही है तो हम खरीद खरीद के पैसे कमाएंगे, यानी शेयर को हम बराबर खरीदते रहेंगे और पैसे कमाएंगे। एंड दूसरे जो इन्वेस्टर हैं वो हैं रैंचो। रैंचो का कहना है कि हम मार्केट को गिरा गिरा के इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जब मार्केट गिरेगी तब हम पैसे स्टॉक को सेल करेंगे, इक्विटी को सेल करेंगे, और उससे जो अर्निंग होगी वो हमारी इनकम होगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए रिटेल ट्रेडर, हमें दोनों का दोस्त बनना चाहिए। यानी जब मार्केट बढ़ रहा हो तभी हमें पैसे कमाने का प्लान करना चाहिए, और जब मार्केट गिर रहा हो तभी हमें पैसे कमाने का प्लान करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि 3 महीना मार्केट अगर बुलिश है तो उस समय तो हम पैसे कमाएंगे, और अगले 3 महीने अगर मार्केट बीरिश हो गई तो हम सब अपना स्टार्टअप बंद कर देंगे और वेट करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमें जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, वो दोनों के दोस्त बनने की होनी चाहिए, दोनों के साथ मिलकर काम करने की होनी चाहिए। हमें ऐसा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से मार्केट गिरते हुए मार्केट में भी या बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा कमाएं, है ना। तो हम स्टेप की बात करें तो हम 10 स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दें कि जब आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो ना, जब आप स्टार्टअप में अपना पहला कदम रख रहे हो, मंगल आरंभ कर रहे हो, तो आपको टोटल 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये अगर आपके पास ध्यान रख लिया तब तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपने इसको अगर इग्नोर कर दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है फाइनेंशियल असेसमेंट। यानी आप क्या कीजिए कि जॉब से आने के बाद घर में बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए और पहले आप असेसमेंट कीजिए कि आपका जो फाइनेंशियल स्थिति हो कैसा है, आपका इनकम क्या है, आप कितना कमा रहे हो, घर में कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 10,000 क्या आ रहा है। एक ना बहुत ही सिंपल वे में लिखिए आप उसमें कि हमारा इनकम इतना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आप ये लिखिए कि हमारा एक्सपेंस कितना है। लेट मान लो
कि अगर आपके पास 50,000 रुपये आ रहा है और आपका एक्सपेंस 40,000 है, इसका मतलब कि 10,000 रुपये आपके पास बचते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हो कि इस पे हम स्टार्टअप स्टार्ट करें या इस पे हम इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तो आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ पूरा खुले दिमाग से बैठिए, पेपर पेन लेके बैठिए और इसको लिखिए कि आपका इनकम क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल असेसमेंट। उसके बाद आप ये भी लिखिए कि आपका डेट क्या है। डेट का मतलब हो सकता है कि आप जिस घर में रह रहे हो आपने लोन लिया हो, उस घर के लोन लिया हो, कार आपने लिया हो, कार के लिए लोन लिया हो, यानी आपके पीछे कोई लोन हो, यानी जो आपको कर्जा चुकाना है ना, आपने लिया हो, आपके बच्चों ने लिया हो, तो उस डेट को भी लिखिए, क्योंकि वो भी एक लाइबिलिटी है, आपके ऊपर है, उसको चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद सेविंग, आपके पास बैंक में कितनी सेविंग है, एफडी कितना है, आरडी कितना है, आपने कहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसको भी लिखिए। लिखने के बाद आप फिर क्या कीजिए कि ये एनालाइज कीजिए कि इन सभी को देखने के बाद हम मार्केट में कितना पैसा लगा सकते हैं। कि हमारा मान लो कि इनकम आ रहा है 50,000, हमारी पर मंथ की एक्सपेंस हो गई 40,000, इसका मतलब 10,000 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है। 10,000 में से मान लो कि 5,000 रुपये हम रख लेते हैं अपने डेट के लिए और बाकी अदर चीज़ों के लिए, भविष्य के लिए। तो यानी मोटा मोटी 5,000 रुपये आपका अमाउंट बनता है, जिसको कि आप मार्केट में लगा सकते हो और उस पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए वो चीज़ें कि जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए उसको आप अफोर्ड कर सकते हो, और ये मान के चलो कि पोटेंशियली लॉस कर सकते हो। उस अमाउंट को आप भूल जाओ। आप अपने जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, है ना, हम ऐसा नहीं करें कि लॉस करेंगे उसको, लेकिन जब हम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं तो अपने दिमाग में बहुत ही क्लियर ये लेके चलना चाहिए कि जो पैसा हमने मार्केट में लगाया है उस पैसे को अगर हम लूज भी कर दें तो हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये आपने दिमाग में लगा लिया, इस तरह का फाइनेंशियल असेसमेंट कर लिया, तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। और स्टॉक मार्केट में आपका जो स्टार्टअप है, जो आपने प्लान किया है स्टार्ट करने का शेयर मार्केट में स्टार्टअप का, वो एक अगले मुकाम पे बढ़ जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 है, आपके रोड मैप का स्टेप नंबर 1 है कि आपका फाइनेंशियल असेसमेंट आप जरूर करें। तो दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, जो हमने अभी प्लान किया, जो हमने रोड मैप हमारा है, स्टेप नंबर 2 में हमारा होगा फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल का मतलब इस्टाब्लिश ए फाइनेंशियल गोल, यानी आप क्या कीजिए कि अपने गोल बनाइए। अभी आपने क्या किया कि आपने फाइनेंशियल असेसमेंट कर लिया, अपनी पूरी स्थिति अपने पेपर में लिख लिया, समझ गए कि हमारी स्थिति क्या है, और आपने एक पैसा डिसाइड कर लिया कि इस पैसे से हम स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट में। दूसरा जो आपका जो काम होगा वो होगा इस्टाब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल है बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। लेट मान लो कि आपकी एज अगर 25 साल है, तो आप अगर रिटायर होते हो 60 साल की उम्र में, तो 60 साल यानी आपके पास कितना समय हो गया, देखा जाए तो करीब आपके पास जो समय हो गया 35 ईयर्स है। तो आप उस पर छोटा छोटा पैसा जमा कर सकते हो। आपके पास जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग है, रिटायरमेंट के लिए आपके पास जो पैसा चाहिए कितना चाहिए, छोटे छोटे अमाउंट को अगर लगाते हैं तो हमारा 35 साल में अमाउंट कितना होगा, ये बहुत सारे कैलकुलेटर मिलते हैं। अगर यूट्यूब में जाओगे या गूगल में जाओगे बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, या फिर जो अगर हमारे यहाँ आप जुड़ते हो तो हम आपको बताएंगे इसके अंदर। तो आपका एक जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग है वो एक गोल होना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी के साथ गोल होना चाहिए। बाइंग ए हाउस, लेट मान लो कि आप कोई घर खरीदना चाहते हो, आप जॉब कर रहे थे, अब अपनी स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया और आप चाहते हो कि अब हमें घर खरीद लें, है ना, तो उसके लिए आपके पास एक पूरा गोल होना चाहिए बहुत ही क्लैरिटी के साथ। चाइल्ड एजुकेशन, अगर आपके पास बच्चे हैं या बच्चे होने वाले हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई में आजकल बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उनके लिए आप पैसे का इंतजाम कैसे करोगे, कितने साल के बाद वो आपकी रिक्वायरमेंट होने वाली है ना, तो ये आपका एक पूरा गोल क्लियर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, कभी तबीयत खराब हो गई या कभी कुछ हो गया तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। नॉर्मली दिखाया जाता है कि अगर आपका मान लो कि पर मंथ का खर्चा 1 लाख है तो आपके पास 12 लाख रुपए, यानी 12 गुना, जितना भी अमाउंट आपका खर्चा है पर मंथ का उसका 12 गुना आपके अकाउंट में होना चाहिए, एफडी में होना चाहिए, वो इमरजेंसी फंड है। तो इसको भी एक गोल आप पेपर में लिखोगे कि कैसे हमारा इमरजेंसी गोल सेट होगा। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल, यानी आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, यानी अगले 1 से 2 साल में आपके इसके अलावा क्या क्या खर्चे हैं। हो सकता है कि आप कहीं वेकेशन पे जाना हो, कहीं पे छुट्टी पे जाना हो। मिड टर्म गोल क्या है, हो सकता है कि इस बीच में, है ना, अगले 5 से 7 साल के बीच में कुछ आपके ऐसे खर्चे हो सकता है अपने गांव में आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने हो, गांव में कोई खेत खरीदना हो, अपने मदर फादर को पैसे देने हो, वो मिड टर्म गोल हो सकता है ना। आपके गांव में किसी की शादी है, आपको उनको हेल्प करना हो, वो भी मिड टर्म गोल हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल का मतलब कि जब आप रिटायर होने वाले हो
30 साल 35 साल के बाद, यानी 60 साल की उम्र के पहले। आदमी नॉर्मली जो इंडिया में रिटायरमेंट एज होती है वो 60 साल की होती है। तो अगर आप मान लो कि अगर आप 25 साल के हो तो 35 साल टाइम आपके पास है, अगर आप 40 साल के हो तो आपके पास 20 साल का टाइम है, अगर आप 50 साल के हो तो आपके पास 10 साल का टाइम है। तो रिटायरमेंट का पूरा एक गोल आपके पास होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल। तो ये बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने एक तो असेसमेंट कर लिया कि आपकी औकात क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, कितना पैसा आप लगा सकते हो मार्केट में बिना टेंशन का, जिस पैसे को आप लूज करने के लिए तैयार हो। एंड दूसरा हमारा जो स्टेप हुआ कि इस्टाब्लिश फाइनेंशियल गोल, कि आपके जो गोल्स हैं, रिटायरमेंट, हाउस, चाइल्ड एजुकेशन, इमरजेंसी, शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल, ये आपका बहुत ही क्लियर कट पेपर पे लिखा होना चाहिए। तो आपका दूसरा स्टेप है। अगर ये भी आपने लिख लिया, इसका मतलब आप स्टार्टअप करने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे हो। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप का मतलब होता है अंडरस्टैंड रिस्क टॉलरेंस, यानी अगर खुदा न खास्ता आप जो प्लान कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उस पर आपको रिस्क लेना हो, है ना। लेट मान लो कि आपने गोल किया है कि भाई हमें एक घर खरीदना है अगले 5 साल के अंदर, और उसके लिए जो पैसे हम अभी जमा कर रहे हो, मान लो 5,000 पर मंथ जमा कर रहे हैं, और आपने एक रिस्क ले लिया कि हम जो है सो उसको अब 10,000 कर सकते हैं, एक थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो रिस्क लेने की क्षमता आपके पास अगर है तो उसके लिए क्या टॉलरेंस, उसमें करना क्या चाहिए, है ना। रिस्क का टॉलरेंस लेवल क्या होना चाहिए कि लेट मान लो अगर आपने एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दिया, आपने एक्स्ट्रा का पैसा बढ़ा दिया, तो क्या उस पैसे को लूज करने के लिए तैयार हो। अगर आपके विरोध में मार्केट चली गई या आपके विपक्ष में सारी चीजें हो गई, तो आपका टॉलरेंस लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दिखाना चाहिए कि आपका जो एज है वो क्या है। जैसे अगर आप अभी कम एज के हो, मान लो कि 20 साल, 25 साल, 22 साल, 30 साल के नीचे अगर हो, तो आप हाई रिस्क ले सकते हो। आप आंख बंद करके हाई रिस्क लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर मार्केट को ऊपर ही जाना है, शेयर मार्केट को नीचे तो आनी नहीं है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट नीचे आती है। तो अगर आपका एज कम है तो आप हाई रिस्क लीजिए, लेकिन अगर आपका एज ज़्यादा है, आप 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, तो आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो रिस्क हो, क्योंकि आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो चीज़ें आपके विरोध में जाती हैं तो आप इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंड ऑन एज, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि डिपेंड ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पीछे कौन है जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप मान लो कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हो, तो उस कंडीशन में आपके पीछे तो कोई है नहीं ना, तो जो भी रिस्क होगा उसके लेने देने वाले सब आप ही हो, तो आप वहाँ पे आराम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी शादी हो गया, आपके बच्चे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो जो भी आप कदम उठाएं तो आप उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर चीज़ें आपके बैक में जाती हैं तो उसको आप कैसे टॉलरेट करोगे, उस रिस्क को कैसे आप मैनेज करोगे। डिपेंड्स ऑन प्लान अहेड, आपका आगे का प्लान क्या है, क्या प्लान है, आप आगे इसको कैसे चीज़ों को लेके चल रहे हैं। यानी आपका जो बिजनेस है उसको छोटा बनाना चाह रहे हैं या बड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो ये पूरा प्लान उसके अंदर शामिल होना चाहिए। उसमें क्या रिस्क होगा उसको हमें एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तीसरा नंबर स्टेप है। और भी प्लान हो सकते हैं बिजनेस के अलावा, आपके फैमिली में प्लान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी दिल्ली में रहते हो, आपको मुंबई में सेट होना है आज के 5 साल बाद। आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो हो सकता है कि वो बच्चे आपके बाहर पढ़ने जाएंगे, यूएसए में पढ़ने जाएंगे, लंदन में पढ़ने जाएंगे, तो आपको वहाँ पैसे की ज़रूरत होगी। तो क्या आप अभी जो रिस्क ले रहे हो, तो क्या उस रिस्क को आप उस समय, जिस समय वो पैसे की ज़रूरत होगी, तो उस पैसे के लिए आपका ये रिस्क कहीं भी टॉलरेट करें। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ऐसा तो रिस्क नहीं ले रहे हो कि आपके उस प्लान को ये अफेक्ट कर रहा है ना। तो हमें कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जो हमारे जो फ्यूचर प्लान है उसको अफेक्ट करे, अगर हमारी चीज़ बैक में हो जाए तो, है ना। इसके साथ ही अगर आप ये सभी चीज़ें देख लेते हो, तो अगर आपने रिस्क लेने का फैसला कर लिया तो इट हेल्प्स इन चूज अप्रोप्रिएट स्टॉक एंड स्ट्रेटजीज। कहने का मतलब है कि जैसे मार्केट होता है ना, तो मार्केट में क्या होता है कि 3 तरह के स्टॉक होते हैं। एक स्टॉक ऐसा होता है जो ब्लू चिप स्टॉक होता है। ब्लू चिप स्टॉक का मतलब कि अगर मार्केट नीचे क्रैश करते भी है तो ब्लू चिप जो स्टॉक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक, टाटा स्टील, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस नाम ले रहा हूँ, तो जो बड़े स्टॉक होते हैं वो मैक्सिमम 10%, 15% ही गिरते हैं। लेकिन एक दूसरा स्टॉक होता है, स्मॉल कैप स्टॉक होता है, वो बहुत ही छोटा स्टॉक होता है। तो अगर मार्केट क्रैश होती है तो वो 40%, 50% गिर जाते हैं, फिर उनको रिकवरी में बड़ा समय लगता है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो नैनो स्टॉक होते हैं, बहुत ही छोटे स्टॉक होते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये के स्टॉक होते हैं। तो जो बढ़ते भी हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और घटते भी बहुत तेज़ी से घटते हैं। तो उसको आपको हेल्प करेगा अगर आपने अपने एज को डिफाइन कर लिया, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर लिया, अपने प्लान को डिफाइन कर लिया, एंड उसके अनुसार से आपने शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान किया, तो उस हिसाब से आप अप्रोप्रिएट जो आपके स्टॉक है या जो आपकी स्ट्रेटजी है
उसको आपको चूज करने में बहुत ही आसानी होगी, उस हिसाब से हम मार्केट में नेक्स्ट कदम को लेंगे। तो नौकरी से स्टार्टअप कार्यक्रम का जो मेन मकसद है कि रिस्क फ्री स्टार्टअप को स्टार्ट करना। हमारा कहीं भी ये मकसद नहीं है कि नौकरी छोड़कर आप स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। हम जो सिखाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आप रिस्क फ्री स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। तो इसमें आपको ये तीसरा स्टेप है, हमने पहला बात कर लिया, दूसरा बात कर लिया, ये हमारा तीसरा स्टार्टअप है कि आपका रिस्क टॉलरेंस को आपको समझना चाहिए, आपको कंप्लीट मालूम होनी चाहिए कि आपका रिस्क का टॉलरेंस लेवल क्या है। चौथा जो स्टेप हमारा है वो है एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे देखिए हमने नाम लिया है कुलमा स्टॉक मार्केट लिटरेसी मिशन। तो चूंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग चूंकि एजुकेशन देते हैं, लेकिन आप एजुकेशन कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी का हमारे यहाँ से एजुकेशन लें, लेकिन आपके पास एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, रिसर्च पूरा होना चाहिए। शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले, स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले आपके पास पूरी एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है कि एजुकेशन आज क्योंकि डिजिटल युग है, डिजिटल दुनिया है, तो आप घर बैठे भी एजुकेशन ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके ले सकते हो, किसी सेमिनार को भी अटेंड करके ले सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और कोई बहुत बड़ी हस्ती है और वो अगर आपके टाउन में आती है तो उनका आप सेमिनार अटेंड कर लीजिए, वो आपको पूरा ज्ञान 4 से 5 घंटे में दे देंगे। अगर आपके पास कोई कैपेबिलिटी है, कुछ ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो, तो आप वैसे भी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, एजुकेशन आपका पूरा होना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक मेंटर को चूज करो, है ना। मेंटर जो होता है वही आपके, क्या होता है ना कि जब कोई भी ज्ञान प्राप्त करना होता है तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, है ना। तो मेंटर आज के डेट में क्या होते हैं, रियल भी होते हैं और वर्चुअल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मेंटर को नहीं जानते, किसी टीचर को नहीं जानते, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे आपको मालूम ही होगा कि महाभारत काल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जहां पे द्रोणाचार्य को एकलव्य ने फॉलो किया था। यानी चूंकि द्रोणाचार्य जो है सो उनको शिक्षा नहीं देना चाहते थे, फिर भी एकलव्य ने उनको गुरु मान के उनको फॉलो किया था। तो आप वर्चुअल मेंटर भी ले सकते हो। तो चाहे मेंटर वर्चुअल हो, मेंटर आपका रियल हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आप किसी न किसी को तो गुरु जरूर माने, एक गुरु माने, एंड साथ में आप एक ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करें, है ना। वहाँ आपको क्या मिलेगा, वहाँ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से सीखने की समझ मिलेगी, या बेसिक से वहाँ से स्टॉक मार्केट को आप सीख पाएंगे, है ना। इसी तरह से स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, जो ट्रेडिंग है उसकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस वो समझ में आएगा। साथ में आपको बहुत सारे बुक आपको रिकमेंड किए जाएंगे, वहाँ पे आप बुक भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, यानी अगर आपने एक ढंग का मेंटर ढूंढ लिया, ढंग का इंस्टीट्यूशन ढूंढ लिया, चाहे वो रियल हो या वर्चुअल हो, तो इस कंडीशन में आपका एजुकेशन पहले से एक बेटर लेवल पर चला जाएगा। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा kulma.com हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे आके आप हमें मैसेज कीजिए। हमारे व्हाट्सअप लास्ट में बताते हैं व्हाट्सअप नंबर, तो हम मैसेज कीजिए, तो हम भी आपके साथ जुड़ के आपके साथ काम कर सकते हैं, आपको बकायदा हम गाइड कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या हुआ, स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले आपके पास एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, रिसर्च पूरा होना चाहिए। बिना उसके नीम हकीम खतरे जाने वाला चीज़ होगा, कुछ आता नहीं है और चलें स्टार्टअप करने तो डूबना तय होता है। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। अगर हम पांचवें स्टेप की बात करें तो पांचवें स्टेप में क्या होगा, डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान कंप्लीट आप डेवलप करें। जब भी आप काम करें तो ऐसा क्या होता है ना कि दो नाव में आप कदम रखते हो, दो नाव में पांव रखते हो, तो आपका डूबना तो तय होता है। तो कोई भी आप एक ट्रेडिंग प्लान को आप जो है सो डेवलप कीजिए या समझिए, और आपका जो स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, है ना। देखिए शेयर मार्केट में केवल दो चीज है, एक एंट्री है और एक एग्जिट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस समय किस शेयर में एंट्री करोगे और किस समय किस शेयर में एग्जिट करोगे, और आपके पास पैसेंस कितना है, टाइम कितना है। तो आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लेवल पे आपको प्लान बनानी। अब उसमें बहुत सारे प्लान होते हैं, है ना। कोई RSI को फॉलो करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है ना, कोई MACD को फॉलो करता है, कोई एडवांस लेवल से फिबोनाची है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करता है। तो आपका जो भी प्लान हो, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब सीखेंगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें ज्ञान हो जाएंगी। आपको जो टीचर्स होंगे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, तो उसमें से कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। आपका स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, और आपका ये मालूम होना चाहिए कि हम कब किस शेयर में एंट्री कर रहे हैं और कब किस शेयर में एग्जिट कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा है वो है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है, बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि लेट मान लो कि आपके पास 50,000 रुपये है
और आपने 50,000 का 50,000 आज ही मार्केट में लगा दिया, आपको तो आज ही करोड़पति बननी है ना। ये हमें लोग मार्केट में मिलते हैं और ऐसे लोग करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपका जो पोजीशन होना चाहिए, आपके पास जितनी कैपिटल है उसका 1/4 का पोजीशन होना चाहिए। 75% पैसा आपके पास आपके एफडी में या किसी डेट फंड में, बेशक आप उसको ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में ही रखिए, हाँ, लेकिन वो किसी डेट फंड में होना चाहिए कि कल के डेट में कोई आपके विरुद्ध में चीज़ें हो जाती हैं तो उस पैसे को यूज करके आप चीज़ों को मेंटेन कर पाओ, मैनेज कर पाओ। तो आपकी पोजीशन साइजिंग ये भी सिखाई जाएगी चीज़ों को ट्रेनिंग के दौरान, तो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉप लॉस या हेज, बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो अगर नहीं लगाते तो लोग हेज करते हैं चीज़ों को। तो आपको हेज करने की, हेज का मतलब होता है कि अगर मार्केट मान लो ऊपर जा रही है और अकस्मात मार्केट नीचे आ गई, तो आपके पास नीचे कोई पोजीशन होना चाहिए कि उसको आप हेज कर पाओ, यानी मार्केट अगर नीचे गिरे तब भी आपको कोई लॉस ना हो। तो या तो आप हेज कर लो या तो आप वहाँ पे लॉस को कट कर लो, तो पास दो ही ऑप्शन है। तो जो लॉन्ग टर्म के लोग होते हैं, लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारा इंश्योरेंस का प्लान हमने किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम स्टॉप लॉस बदलाए हेज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म में आपने प्लान किया हुआ है तो इमीडिएटली आप स्टॉप लॉस लेकर इसको वहाँ से बाहर निकलो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो लॉस होगा कम होगा, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। तो ये भी आपके एक स्ट्रेटजी का प्लान है। आपके ट्रेडिंग प्लान में ये भी क्लियर कट होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और हेजिंग का सिस्टम क्या है। डिसिप्लिन आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड साथ में इमोशन ट्रेडिंग, आपको इमोशन नहीं होना चाहिए, है ना। लेट मान लो कि किसी स्टॉक को आपने बाई किया हुआ है और स्टॉक आपके विरोध में जाने लगी, स्टॉक नीचे जाने लगी, तो चूंकि आपने बाई किया है, बड़े प्यार से बाई किया है और उसका उससे कोई रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल तो आप लक्स साबुन को घर में यूज करते हो, लक्स का आपने कोई स्टॉक अगर आपने बाई किया हुआ है और चूंकि आप उसको यूज करते हो तो आपका इमोशन जुड़ गया कि भैया जब भी नीचे जाएगा तो हम उसको और भी खरीदते जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई हमारा लक्ष्य के लिए बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, एक जस्ट एग्जाम्पल है। तो कोई भी हमारा इमोशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेवल, जो हम बार बार अपने अदर वीडियो में बताते हैं, लाइन ऑफ क्वेश्चन, तो अगर आपका लाइन ऑफ क्वेश्चन कट गया तो आपको वहां से बाहर निकलना है या हेज करना है। दो ऑप्शन है। अगर आप स्टॉप लॉस लेके बाहर नहीं निकलना चाहते, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मार्केट अभी नीचे जा रही है फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको हेज करनी है, या नहीं तो आपको स्टॉप लॉस के बाद तो आपके पास जो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए बहुत ही क्लियर कट, आपकी क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको जो ट्रेडिंग प्लान है। तो नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं कि हमारा स्टेप नंबर 5 हुआ। स्टेप नंबर 6 में अगर हम देखें कि हम क्या करना चाहिए, तो आपको ना, अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने क्या किया कि अपना फाइनेंशियल असेसमेंट कर लिया, गोल क्लियर कर लिया, गोल क्लियर करने के बाद आपने एक ट्रेडिंग प्लान बना लिया। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ब्रोकरेज फर्म हो उसको बहुत ही सावधानी से आपको चूज करनी है। ऐसा नहीं कि सस्ते के चक्कर में आप बाद में बैठ के रोने लगे। तो हमें बहुत ही एक रेपुटेड ब्रोकर, जो हमारा ब्रोकरेज फर्म होना चाहिए वो हमें बहुत ही रेपुटेड होना चाहिए। कोई अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 साल में, 10 साल में अच्छा हो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस एंगल से सोचो कि कल के डेट में मान लो कि कुछ गड़बड़ होती है मार्केट में और आपका जो डीमेट अकाउंट है या आपका जो पैसा है वो कहीं पे स्टक हो जाए। लॉस तो नहीं होगी क्योंकि अब तो सेबी आ गई है, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे है, तो लॉस तो नहीं होगी चीज़ें, लेकिन फिर भी पैसा का स्टक तो हो ही जाएगा ना। साल भर, 2 साल, 3 साल स्टक हो सकता है, कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं ब्रोकरेज फर्म में। तो आपका जो ब्रोकर होना चाहिए, आपको एक रेपुटेड ब्रोकर होना चाहिए। इसको हमें ध्यान देना है, ये हमारा स्टेप है। आपका जो ब्रोकर होना चाहिए फिट्स योर ट्रेडिंग नीड। इसका मतलब कि जैसा आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, लेट मान लो कि अगर आप कम्युनिटी में प्लान कर रहे हो कि कम्युनिटी में हम काम करें, तो आपका जो ब्रोकर होना चाहिए वो स्पेसिफिक कम्युनिटी में बहुत ही स्पेशलाइज होना चाहिए। आप अगर प्लान कर रहे हो कि हमें भाई इंट्राडे में काम करना है, तो इंट्राडे के लिए हाई लेवरेज देने वाला ब्रोकर होना चाहिए। तो इस टाइप का जो ब्रोकर है एक रेपुटेड तो होना ही चाहिए, साथ में जो आपका नीड है उसको भी फुलफिल करने वाला चाहिए। उसके जो चार्जेज हैं वो एक सही चार्जेस हो, बहुत ही हाई फाई भी चार्जेस ना हो, बहुत ही कम चार्जेस भी ना हो। आपका उसका एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यानी कोई सा ब्रोकर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर के क्या होते हैं कि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतने वाहियात होते हैं कि अगर एक हमें स्टॉक को खरीदना होता है तो हमें 10 जगह क्लिक करना होता है, तो इतना कई बार टाइम आजकल होता नहीं है, है ना। तो आपका जो ब्रोकर होना चाहिए उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही स्मूथ होना चाहिए कि आपने उसको खोला, बाय में क्लिक किया, आपका स्टॉक आपने उसको परचेज कर लिया, है ना। तो आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जब ब्रोकर को हम चूज करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, आपका नीड्स, उनके चार्जेस, उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड साथ में टैक्सेशन। टैक्सेशन पे भी ध्यान देना है कि देखिए टैक्सेशन में ब्रोकर का कोई रोल तो है नहीं, इसमें ब्रोकर का कोई रोल तो नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि लेट मान लो कि अगर आप एक कंपनी चलाते हो, एक अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, तो आप अपना अकाउंट फिर एलएलपी का नाम खोलें, आप अपना अकाउंट जो है सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम पे खोलें। उससे क्या होगा कि आप एक्सपेंडिचर को वहाँ पे
शो कर सकते हो तो आपका जो टैक्स होगा वो कम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप अपने नाम पे कर सकते हैं, है ना। आप अपने वाइफ के नाम पे कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए वाइफ का अकाउंट भी आप हैंडल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वाइफ को गाइड कर सकते हो। तो चूंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे महिलाओं को गवर्नमेंट जो है सो बहुत सारी रियायतें देती हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो टैक्स में। तो ऐसा आपका जो अकाउंट है उस टाइप से होना चाहिए। प्लस जो भी आपका ब्रोकरेज है, जो भी आपका ब्रोकर फर्म है, उसका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कभी कोई ग्लिच आ गई, कभी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि आप फ़ोन कर रहे हो और आपका जो ब्रोकर है आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो कोई मतलब नहीं बनता ना। क्योंकि आप तो बकायदा उनको ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हो, उनको एक फीस दे रहे हो, जो उनकी अगर सर्विस आप ले रहे हो तो उनकी एक फीस दे रहे हो। तो बकायदा जो ब्रोकरेज जो ब्रोकर कंपनी है उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। हम स्टेप नंबर 7 की बात करें, इसको फटाफट क्लोज करने की कोशिश करते हैं। जो चार्जेज हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि नॉर्मली ना बहुत सारे ब्रोकर तो क्या होते हैं कि बोलते हैं कि फ्री डिलीवरी और बाकी बहुत सारी चीज़ें फ्री देते हैं, लेकिन केवल वही चार्ज नहीं होता। स्टॉक मार्केट में और भी चार्ज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के चार्ज होते हैं, बहुत सारे चार्ज ऐसे होते हैं। तो हमें पूरा ना एक कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए कि जब हम कोई एक स्टॉक खरीदते हैं और जब स्टॉक को बेचते हैं तो हमारे जो चार्जेज है बीच में क्या क्या चार्जेज हम पे कर रहे हैं, तो आपका उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आप एक कमीशन तो पे कर ही रहे हो ब्रोकर को, इसके साथ में आप स्प्रेड का चार्ज पे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ को लेट मान लो कि आपने कोई स्टॉक को खरीदना है, लेकिन जब जब आप खरीदने गए तब तक स्टॉक इतना ऊपर भाग गया कि आप खरीद नहीं पाए और आपका हाई प्राइस में स्टॉक को आप खरीद पाते हो, तो इसको स्प्रेड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो एक चार्ज हो गया जो कि आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि कोई बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, आपको खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो जिस प्राइस में आप चाह रहे थे उस प्राइस के ऊपर आपको खरीदना पड़ सकता है। तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये भी एक टैक्स होता है जो आपको पे करना होता है। जीएसटी, जो भी आप ब्रोकरेज देते हो उस पर गवर्नमेंट आपसे जीएसटी लेती है, तो वो भी आपको पे करना। जीरो ब्रोकरेज है तो जीएसटी जीरो हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में तो आनी चाहिए। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फीस, यानी जैसे कि जब आप कोई भी शेयर को खरीदते हो तो कोई ना कोई डिपॉजिट उसको रखता है अपने पास, जैसे सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, तो उनकी एक फीस होती है, वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी तरह से एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, एनएससी एक्सचेंज है, बीएससी है, कमोडिटी के लिए एमसीएक्स है, तो उनका जो चार्ज है वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ एमटीएफ, अगर लेट में आता है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 300 का माल ले सकते हो, लेकिन जो बाकी 200 रुपये है उस पर आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे बैंक के जो ब्रोकर्स हैं वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो हमें एक बार कैलकुलेट करना चाहिए, उस हिसाब से ब्रोकर को चूज भी करना चाहिए। एंड इसी तरह से एम टू एम चार्जेज, अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो फ्यूचर में एम टू एम होता है, मार्क टू मार्क का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि अगर मान लो कि कोई शेयर ऊपर आपने खरीदा था और शेयर वो नीचे आ गए तो उस कंडीशन में आपको पैसा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो पोजीशन है उसको कट ऑफ ना किया जाए। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी चार्जेज, तो ये बहुत सारे ऐसे चार्जेज हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने ब्रोकरेज का जो कमीशन है, ब्रोकर की जो चार्जेज है उसके अलावा लगती हैं, तो ये ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपये का चीज़ खरीदते हो तो मान के चलो कि आपको मोटा मोटी उसमें जो पे करना पड़ेगा, तो 100 रुपये की चीज़ में 101 रुपया, 102 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 1 या 2 रुपया केवल ब्रोकरेज नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो वो आपको ध्यान से। आप 1 लाख अगर माल खरीद रहे हो तो उसमें 300-400 अगर पे कर रहे हो तो 300-400 ब्रोकरेज नहीं है, उसमें बाकी चीज़ें ऐड है। तो ये आपके पास ध्यान रखिए, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका कॉस्ट क्या है और आपकी फीस क्या है। अगर हम स्टेप 8 की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 8 हमारा है। ये बेसिकली क्या है, अभी हमने देख लिया ब्रोकरेज का, देख लिया। अब हम करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान। अगर आपके विरुद्ध में चीज़ें हो जाती हैं, एक तो हमने देखा था कि हमारा टॉलरेंस प्लान हमने देख लिया कि कितना चीज़ हम लूज कर सकते हैं, एक हमारा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर आपके विरुद्ध में जा रही है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। ये हमारा स्टेप नंबर 8 है। ये स्टार्टअप में बहुत ही मायने रखता है। आपके पास स्टॉप लॉस, आपका हेजिंग पोजीशन, अगर आपके तो स्टॉप लॉस लगा तो हेजिंग पोजीशन होना चाहिए आपका। इसी तरह से आप क्या करो कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में आप एक ही स्टॉक में मत लगाइए। यानी जैसे हम लोग अंडे को ना, सारे अंडे को एक ही बास्केट में नहीं रखते, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से होता है। दो तरह से कैसे होता है, एक होता है एसेट, एक होता है सेक्टर, है ना। तो डिफरेंट एसेट क्लास, जैसे मान लो कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो उस 10 लाख में से कुछ पैसा आप प्रॉपर्टी में लगाइए, रियल एस्टेट में लगाइए, कुछ पैसा आप एफडी में रखिए, कुछ पैसा आप शेयर मार्केट में लगाइए। यानी उसको आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में। यानी अगर कल के डेट में कुछ गड़बड़ होती है तो सारी चीज़ें एक बार तो नहीं डूबेंगी ना,
तो इसलिए हमें पैसे को डाइवर्सिफाई कहीं डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में करना चाहिए। अब लेट मान लो कि 10 लाख में से आपने 2 लाख रुपए लगाया शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कुछ स्टील सेक्टर हैं, कुछ बैंक सेक्टर हैं, तो उसको फिर आप सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करो। कुछ पैसा आप बैंक में लगा दो, 2 लाख में से मान लो कि 50,000 का कोई बैंक का शेयर खरीद लो, 50,000 का फार्मा का शेयर खरीद लो, 50,000 का स्टील का शेयर खरीद लो। यानी जब भी होगा तो मार्केट ऊपर या नीचे मूव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे सेक्टर एक बार ही नीचे आएंगे या एक बार ही ऊपर जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क है उसको मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आपके पैसे को आप डाइवर्सिफाई कैसे करते हो। इसी तरह से आपको एक हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड में बताया था कि फॉलो वन स्ट्रेटजी, आप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आपने अगर 10 स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो कभी पैसा ग्रो नहीं होगा, कभी को लगेगा कि यहाँ तो मार्केट को सेल, क्योंकि होता क्या है जब चार्ट देखते हो आप, जब चार्ट देखोगे तो आपको एक ही चार्ट में दो चीज़ें नजर आएंगी। कोई बोलेगा कि यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना हुआ है, कोई बोले कि यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना हुआ है। तो देखने का नजरिया होता है, आप लाख ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन जब हम एनालाइज करने बैठते हैं तो एक ही चार्ट में दो चीजें साफ साफ नजर आती हैं। तो आपका जो प्लान होना चाहिए, आपका प्लान ये होना चाहिए कि आप एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो। तो ये आपके 3-4 चीजें, स्टॉप लॉस, हेजिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड इस तरह से फॉलो ऑफ वन स्ट्रेटजी, अगर आप ये आप करते हो तो इस तरह से आपका जो रिस्क है उसको आप मिनिमाइज कर लोगे, आपका जो प्लान है वो मिनिमाइज हो जाएगा। दो और बचा हुआ स्टेप, फटाफट 2 मिनट क्लोज करने की कोशिश करते हैं इसको। स्टेप नंबर 9 में है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस ट्रेडिंग। यानी इसमें का मतलब क्या होता है कि जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज ही सीखे और आज ही पूरा पैसा लगा के बैठ जाते हैं, या बहुत सारे हमने वीडियो में भी देखा हुआ कि लोग ये बोलते हैं कि बिना पैसा लगाए आप जो है पेपर ट्रेडिंग करो या सिमुलेटर पर ट्रेडिंग करो। तो दोनों का दोनों गलत है। देखो एक चीज ध्यान दो कि अगर आपका 100 रुपया का नुकसान होगा तो आपको दर्द होगा, तो आप चाहोगे कि आगे से हम नुकसान करने से बचे। तो मेरा जो राय है इसमें कि आप जो है सो मनी को, आपका जो पैसा है उतना ही पैसा शेयर मार्केट में लगाइए जितना आप लूज करने की क्षमता रखते हो। लेट मान लो कि आपको लगता है कि 10,000 रुपये अगर हमारे पास से चला भी गया तो हमें रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप शेयर मार्केट में स्टार्टअप स्टार्ट करो, जब भी आप अपना चीज़ों को स्टार्ट करो, तो आप 10,000 से ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो, छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करो। वो पेपर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए कि आप पेपर में लिख रहे हो कि कहाँ खरीदा कहाँ, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आप अपना पैसा लगाइए, रियल पैसा लगाइए, छोटा अमाउंट लगाइए, वो अमाउंट लगाइए जिस पैसे को आप लूज करने की काबिलियत रखते हो, लूज करने की क्षमता रखते हो। अगर लूज भी हो जाता है तो आपको रत्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो आपके अपने पैसे पे, छोटे पैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह से ये हमने बता दिया कि वो पेपर ट्रेडिंग नहीं करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप जो है सो किसी न किसी मेंटर के अंदर में काम करो। देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ही ना थोड़ा सा किसी शेयर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट होता है और अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि शेयर मार्केट में हमसे और आपसे ज़्यादा दिमाग वाले, ज़्यादा पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, उनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है। तो कब शेयर मार्केट को कब पलट देंगे कोई नहीं जानता। तो आपको किसी न किसी मेंटर, चाहे वो रियल मेंटर हो या वर्चुअल मेंटर हो, उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उनके अंडर में आपको काम करनी चाहिए। बिना उनके अंडर में आप काम अगर उनके बिना काम करेंगे तो आपको लॉस ही होगी। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। लास्ट स्टेप हमारा है जिसको हम बोलते हैं स्टे इन्फॉर्म्ड। स्टे इन्फॉर्म्ड का मतलब कि आपको अपडेट रहना है, आपको अपडेट रहना है मार्केट में कि मार्केट में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अगर कोई न्यूज़ चल रही है और किसी शेयर में कोई ऐसा चीज न्यूज़ आया और मार्केट में आप सीधे शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया। हम ये बोल रहे हैं कि आपको इन्फॉर्म होना है कि भारत सरकार, मान लो भारत सरकार क्या करिए कि आगे आगे आने वाले 5 साल में डैम पे काम करना चाहती है ना। इंडिया में बहुत सारा डैम बनाना चाहती है। तो एक आपका पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जब डैम बनेगा तो इसमें किसको किसको फायदा होगा। इसमें स्टील सेक्टर को फायदा होगा, इसमें बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, इसमें सीमेंट सेक्टर को फायदा होगा। तो इसका मतलब आगे 5 साल में, जैसे अभी ईवी का जमाना है, आगे 4 से 5 साल के अंदर जो हमारे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का युग आ जाएगा। तो जैसे अभी टाटा मोटर्स है जो कि ईवी में अच्छा काम कर रही है, एकदम मैं बोलता हूँ कोई बाय या सेल का कंडीशन नहीं है, तो अच्छा काम कर रही है, तो हमें उस टाइप के सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गए और जाके खरीदना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको स्टे इन्फॉर्म होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में आखिर चल के आ रहा है ना। लेकिन हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट उस न्यूज के बेसिस पे नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें बेशक उस पर ध्यान देना चाहिए हम, है ना। इसके बाद कंपनी का अनाउंसमेंट। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है।
हम आगे आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया से बाहर इस कंट्री में स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना ऑपरेशन। तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है। जैसे कि मान लो कोई बैटरी वाली कंपनी है, अब बैटरी वाली कंपनी बोले कि जब ईवी का जमाना आएगा तो हम अपने यहाँ प्लांट खोलेंगे। इसका मतलब अगर वो बैटरी वाली कंपनी वास्तव में सही काम कर रही है तो इसका मतलब उसका आने वाला फ्यूचर अच्छा है। तो आप इन्फॉर्म रहो, यानी स्टे इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब सिर्फ है कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। अगर आपने हाथ डाल दिया शेयर मार्केट में और आप काम करना चाह रहे हो, स्टार्टअप बनाना चाह रहे हो, तो आपको स्टे इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। यानी आपको मार्केट की सारी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें दिन भर का टीवी नहीं देखना, आप थोड़ा सा न्यूज़ देख लो, है ना, थोड़ा सा न्यूज़ देख लो और अपने दिमाग में रखो, उस पर इमीडिएटली एक्शन मत लो। लेकिन जब आपका जो आने वाला एक्शन है, कोई जब शेयर आपको यूज करते हो, शेयर को जब आप आगे खरीदने का प्लान करते हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में जरूर रखो। तो ये टोटल 10 स्टेप हैं। इसको हम अगर समराइज करें तो पहला फाइनेंशियल असेसमेंट होना चाहिए, दूसरा असेसमेंट आपका इस्टेब्लिश ऑफ फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। इसको एक समरी है जो आपको बताया आपको। आपका जो रिस्क है वो टॉलरेंस लेवल आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एजुकेशन के लिए एक अच्छी कंपनी या मेंटर आपके पास होना चाहिए। एंड जो पांचवा है वो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप होनी चाहिए, उस पर आपको काम करना चाहिए। इसी तरह से आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट है एक अच्छी कंपनी में होना चाहिए। आपका जो कॉस्ट एंड फीस है आपको पूरी सी जानकारी होनी चाहिए, पूरा आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या कॉस्ट लग रही है, क्या फीस लग रही है। इसी तरह से आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। ट्रेडिंग की पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना पैसा लगा के, छोटा पैसा लगा करना चाहिए काम इसके अंदर, और स्टे इन्फॉर्म होना चाहिए। तो टोटल 10 पॉइंट हैं जिस पे अगर हम काम करें, जिस पे अगर हम फोकस करें, तो जो हमारा स्टार्टअप हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका एक रोड मैप जो आगे बनेगा, वो रोड मैप का ये 10 पॉइंट एक बुनियाद होंगे। इस बुनियाद पे आप काम अगर करते हो तो हमें नहीं लगता कि कभी भी हमारा स्टार्टअप बैक गियर में जाएगा, कभी भी फेल होगा। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हमने एक प्रण लिया हुआ है कि आगे आने वाले 2 साल के अंदर 1000 स्टार्टअप हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको गाइड करना चाह रहे हैं, उनको मेंटरिंग देना चाह रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो या तो शेयर मार्केट सीखने के लिए या तो हमारे साथ काम करने के लिए, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉक मार्केट लिटरेसी मिशन कुलमा ग्रुप का, आप हमें एक व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे 9355233781 9355233781 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। उसमें लिखिए सिर्फ स्टार्टअप, तो जो हमारे ऑफिसर्स होंगे आपको कॉल बैक करेंगे एंड फिर हमारा आपका एक 1-to-1 कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो हम और आप मिलके एक अच्छे स्टार्टअप के लिए हम आपको पूरा गाइड करेंगे। आप अपने घर में बैठ के या नौकरी में रहते हुए या नौकरी के बाद जैसा भी होगा, है ना, उसके लिए हमने वीडियो पूरा बनाया हुआ है। तो आपको एक पूरा एक स्टार्टअप के लिए जो भी आपने न्यू रखा होगा उसमें हमारा 100% पूरा सपोर्ट होगा और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये पूरा हमारा एक रोड मैप था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में गोल सेटिंग पे बात की थी, ये हमारे वीडियो में रोड मैप पे हमने बात किया हुआ है। हम आगे आने वाले वीडियो में जो भी एक लंबा सीरीज है तो हम और भी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आई होगी जो हमने बताया है 10 पॉइंट। इसको ध्यान में रखिए, अपनी स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कुछ ये समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखिए, सवाल लिख के आप हमें बताइए, तो हम आपके साथ उसका एक 1-to-1 कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप दूसरा कि एक रिक्वेस्ट हमारा और है कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ताकि ये बहुत सारे लोगों को जिनको नीड है, जो नौकरी के ट्रैप से निकलना चाहते हैं, वो इसको देखें और ये उनके लाइफ में एक मंगल आरंभ, एक लाइफ में एक ऐसी दिशा के स्टार्टिंग में हेल्प करे जो उनके लाइफ को बदल दे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।